एक मामूली सा लड़का वर्ल्ड वॉर 2 की परछाइयों में पैदा हुआ, अपने देश और दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी का स्पाई बना और आगे जाके अपने देश रशिया का प्रेसिडेंट, जिसने किसी से हारना नहीं सीखा, जिसने किसी की सुनी नहीं, जिसने निडर होके देश चलाना सीखा, दुनिया से अलग अकेले खड़ा रहना सीखा। जी, यह है कहानी उसी निडर लीडर की। दिस इज द स्टोरी ऑफ व्लादिमीर पुतिन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उस प्रेसिडेंट की जो दुनिया भर में अपनी विल और डिटर्मिनेशन से जाना जाता है, जो किसी के प्रेशर में आते नहीं, किसी से डरते नहीं, चाहे वो यूएस ही क्यों ना हो। जानते हैं पुतिन की ये कहानी कि आखिर वो है कौन। चैप्टर 1, बॉर्न इन द रूइंस। 1952, अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे, जिस कारण उसका दिया घाव अभी ताज़ा था। हर तरफ वॉर की चोट दिखाई देती थी, बिल्डिंग्स टूटी हुई थी और लोग शांत। उसी साल अक्टूबर 7 को लेनिनग्राड के एक क्रैम्प्ड कम्युनल अपार्टमेंट में मारिया इवानोवा पुटिना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा व्लादिमीरोविच पुतिन। ये उनके 3 बेटों में से ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड था। उनका पहला बेटा एल्बर्ट इन्फेंसी में चल बसा और दूसरा विक्टर नाजी ब्लॉकेड के दौरान स्टार्वेशन से गुजर गया। मारिया खुद बस जैसे तैसे उस चीज से बच के आई थी, भूख, ठंड और लॉस ऑफ फैमिली से गुजर के। पुतिन के पिता रेड आर्मी में थे, जो वॉर से पैरों में चोट लेके आए थे, एक परमानेंट लिम्ब के साथ और एक शांति के साथ। वो सब एक कम्युनिटी अपार्टमेंट में रहते थे, जो और फैमिलीज के साथ शेयर था। एक रसोई, एक टॉयलेट एंड 0 प्राइवेसी। पुतिन ने वहां जल्दी सीख लिया था कि कम बोलो, ट्रस्ट ना करो और सब कुछ ऑब्जर्व करो, जिस कारण उनके टीचर्स उन्हें डिफिकल्ट समझते थे। उन्हें जूडो और सैम्बो, एक सोवियत मार्शल आर्ट फॉर्म में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो 12 साल के हुए, उन्होंने रोज ट्रेनिंग लेनी शुरू करी और 14 साल तक टूर्नामेंट्स जीतने लगे। घर पे वो स्पाई नॉवेल्स पढ़ते और सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बायोग्राफीज इंस्पिरेशन के लिए। उनको स्कूल खत्म करने से पहले ही इंटेलिजेंस में काम करना था, क्योंकि वो फैसिनेटेड थे इस सोच से कि कैसे एक इंसान का काम पूरे देश को शेप कर सकता है। उन्होंने स्कूल में जर्मन पढ़ी, जो आगे जाके उनका फ्यूचर शेप करने वाली थी, और यूनिवर्सिटी में लॉ। उन्होंने काफी लो प्रोफाइल रखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अलग रहे और पता करते रहे कि केजीबी, सोवियत की इंटेलिजेंस एजेंसी में कैसे ज्वाइन करना है। 1975 में पुतिन ग्रेजुएट हुए और सेम ईयर में ही केजीबी में एक्सेप्ट। उन्होंने किसी से इसका जिक्र नहीं किया और जरूरत भी नहीं थी। ये उनके लिए एक जॉब नहीं, एक रास्ता था, a way to serve his country, but also to understand how power really worked, and that journey was just about to begin. Chapter 2, Making of a Spy. केजीबी में उनका काम ग्लैमर से नहीं, पेपर वर्क से शुरू हुआ। उनकी डेपुटेशन कोई बर्लिन या वॉशिंगटन में नहीं, लोकली ही थी, और वो कोई दुश्मन या खुफिया लोगों से बात नहीं करते थे, रिपोर्ट्स लिखते थे, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, सुनते थे। उनकी ट्रेनिंग यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में हो रही थी, जहां सिर्फ सर्विलेंस और टैक्टिक्स नहीं, बल्कि स्टेट या नेशन या गवर्नमेंट की तरह सोचना सिखाया जाता था। परसेप्शन, साइकोलॉजी एंड प्रेशर यूज करना बताया जाता था। 1985 में फाइनली केजीबी ने उन्हें ड्रेस्डन, ईस्ट जर्मनी में भेजा। 1989 में बर्लिन वॉल गिरी। ये वॉल क्या है और क्यों गिरी, इस पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा। अब वॉल के गिरते ही लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और स्टासी के ऑफिस के बिल्डिंग्स के बाहर आके केओस मचाना शुरू कर दिया। वो केजीबी के ऑफिस भी पहुंचे। पुतिन ने इंस्ट्रक्शंस के लिए मॉस्को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो हैरान थे कि उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। उन्होंने जनता को अनाउंस किया कि ये बिल्डिंग आर्म्ड है, लोगों को खतरा है, तो लोग चले गए। इस हादसे से उन्हें एक बात पता चली कि सोवियत यूनियन गिर रही है
और साथ ही ये समझ में आया कि जब स्टेट या गवर्नमेंट या अथॉरिटी कंट्रोल लूज करे तो क्या होता है। इसी कारण उन्होंने पॉलिटिक्स के अपने नियम बना लिए कि कभी अपनी वीकनेस ना दिखाओ, कभी अनप्रिपेयर्ड ना रहो और कभी भी भीड़ या क्राउड पे भरोसा ना करो। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। प्यूटिन वापस लेनिनग्राड आए, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाने लगा। केजीबी अब डिसबैंड हो चुकी थी, वो अब एक्स केजीबी थे, अनएम्प्लॉयड। तो उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया। अब न्यू रशिया में न्यू पावर्स इमर्ज हो रही थी। लोकल पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन एंड गैंग माफिया सब अपनी जगह बनाने लगे। इस सभी केओस में उनके पुराने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेंटर मिले। एक बार फिर उनके सामने आए। उनका नाम था एनाटोली सोबचाक, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे। प्यूटिन ने उनके साथ उनकी टीम ज्वाइन कर ली और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड लाइसेंसेस और सिक्योरिटी देखने लगे। अब चाहे वो स्पाई से एक सिविल सर्वेंट बन गए थे, लेकिन उनके तरीके अभी भी केजीबी वाले ही थे, शांत, लॉयल और एफिशिएंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑब्जर्वेंट। 1990s में सेंट पीटर्सबर्ग बहुत डेंजरस हो चुका था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पीक पे थे और पॉलिटिकल असैसिनेशन कॉमन। और प्यूटिन का काम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे माफिया, रईसों और स्टेट ऑफिशियल्स के बीच थोड़ा समझौता करवाना। वो ये सब बात बढ़ने से पहले ही क्लोज कर देते थे। 1996 में जब उनके मेंटर सोबचाक इलेक्शंस हारे, प्यूटिन ने उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। ये एक रेयर क्वालिटी थी उनकी रशियन पॉलिटिक्स में, हिज लॉयल्टी। इनका ये कदम अननोटिस नहीं रहा और कुछ ही महीनों में मॉस्को से न्योता आया। अब वो कहीं और नहीं, क्रेमलिन के अंदर से काम करने वाले थे। चैप्टर 3, द एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट। क्रेमलिन मॉस्को में ये रशिया की मोस्ट सीक्रेटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जहां देश के मोस्ट पावरफुल लोग बैठते हैं और काम करते हैं और नेशंस का फेट डिसाइड करते हैं। अब प्यूटिन वही थे। 1996 में रशिया कोलैप्स हो रहा था, बैंक्स फेल हुए, पब्लिक वर्कर्स की सैलरीज रुक गई और माफिया का रूल सड़कों में आ गया। और क्रेमलिन के अंदर प्यूटिन रैंक्स में राइज कर रहे थे। वो फ्लैशी नहीं थे, कोई तड़कते भड़कते स्पीचेस नहीं देते थे, बस लॉयल, एफिशिएंट एंड इनविजिबल, एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेट। 1998 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की गवर्नमेंट बहुत बुरी हालत में थी। कंट्री में रिवोल्ट हो रहा था, टेरर अटैक, चेचन वॉर और करप्शन ने देश को घेरा हुआ था। इस सब केओस में येल्सिन को एक रिलायबल इंसान चाहिए था, जो उन्हें उनकी लेगेसी, फैमिली और रिच एलाइज से बचा सके। तब येल्सिन ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया और उन्होंने प्यूटिन को एफएसबी का हेड बना दिया। एफएसबी जो सोवियत के टाइम पे केजीबी थी, वही सीक्रेट एजेंसी अब एफएसबी कहलाने लगी। प्यूटिन अब देश की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्रोल कर रहे थे और अगस्त 1999 येल्सिन ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, जिसके एक महीने बाद मॉस्को में बॉम्ब की बारिश हो गई। क्यों? चेचन, जो एक रशियन इलाका था, उसके लोग आज़ादी की मांग करने लगे। इस बॉम्ब के पीछे चेचन टेररिस्ट का हाथ बताया गया। प्यूटिन ने सिचुएशन हाथ में ली और वॉर डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा, वील परस्यू द टेररिस्ट एवरीवेयर। इफ दे आर इन द एयरपोर्ट, वील गेट देम इन द एयरपोर्ट। इफ वी कैप्चर देम इन द टॉयलेट, वील वाइप देम आउट इन द आउट हाउस। ये काम करने का एक नया तरीका था। वो वीक नहीं थे, ना ही कंफ्यूज्ड। प्यूटिन वॉज अ मैन ऑफ कंट्रोल, ऑफ ऑर्डर, ऑफ कोल्ड वेंजेंस। एंड लाइक दैट द सेकेंड चेचन वॉर बिगैन। प्यूटिन की अप्रूवल रेटिंग आसमान पे छू गई। रशियंस के लिए वो एक लीडर थे जो घबराते नहीं थे, जो उन्हें सेफ्टी प्रॉमिस करते थे और डिलीवर भी। फिर आई 1999 की न्यू ईयर ईव। बोरिस येल्सिन अब विजिबली एज और अनपॉपुलर हो चुके थे। उन्होंने लाइव टीवी पे कहा कि वो थक चुके हैं। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया और इसी के साथ उन्होंने प्यूटिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। एक अननोन ब्यूरोक्रेट, एक्स स्पाई, एक लॉयल और शांत इंसान, अब वो प्यूटिन न्यूक्लियर कोड्स कंट्रोल कर रहे थे। इसके साथ रशिया की हिस्ट्री का एक अहम पन्ना पलटा गया। मार्च 2000 में इलेक्शंस हुए और प्यूटिन आसानी से जीत गए। लोगों को विश्वास था कि प्यूटिन अब फिर कभी रशिया को ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। चैप्टर 4, प्यूटिन द पावर हाउस।
प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन ने एक्ट करना शुरू किया। उनका फर्स्ट टारगेट था पावर, रियल और अनअकाउंटेबल पावर। पहला कदम रशियन एलिट्स, रिच बिजनेसमैन को कंट्रोल करना। येल्ट्सिन के दौर में ये एलीट ग्रुप काफी बड़े बन गए थे, रशिया के स्टेट एसेट्स ओन करने लगे और सोचते थे कि अब रशिया उन्हीं की गिरफ्त में है। पुतिन की सोच कुछ और थी। पहले उन्होंने इन सबको वार्न किया, पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा। कुछ माने, लेकिन एक खोडोरकोव्स्की, द रिचेस्ट मैन इन रशिया, नहीं माने। उन्होंने ऑपोजिशन की पार्टीज फंड की और पुतिन को टीवी में चैलेंज किया। 2003 में वो अरेस्ट हुए फॉर फ्रॉड एंड टैक्स इवेजन चार्जेस। उनकी कंपनी यूकोस डिसमेंटल हुई और एसेट स्टेट में वापस अब्सॉर्ब हुए। पुतिन का मैसेज क्लियर था कि रशिया इन रईसों की नहीं है। दूसरा कदम पावर पाने का था मीडिया कंट्रोल। 1990s में रशियन टेलीविजन के पास बहुत फ्रीडम थी। न्यूज़ एंकर्स ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते, करप्शन एक्सपोज करते और वॉर्स को क्वेश्चन करते। पुतिन ने ये चेंज किया। एक एक करके इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स बंद होने लगे या टेक ओवर हुए। जिन जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई वो चुप करवा दिए जाते। 2006 में एना पोलिटकोवस्किया, एक फेयरलेस जर्नलिस्ट ने वॉर्स में हुए ह्यूमन राइट अब्यूजेस पे आवाज़ उठाई। वो अपने अपार्टमेंट में मारी पाई गई। आज तक उनका मर्डर अनसॉल्व रहा है। कोई कन्विक्ट्स हैं, बट इट इज़ प्रीटी मच सेट टू बी अनसॉल्व्ड इन मेनी एरियाज। विदेशी क्रिटिक्स ने इसे इंटिमिडेशन कहा और सपोर्टर्स ने ऑर्डर। रशियन पब्लिक ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वो केओस से थक चुके थे। उन्हें पीस चाहिए था, जॉब्स और सेफ्टी चाहिए थी, और पुतिन उन्हें वो दे रहे थे अपनी चुप्पी के बदले। 2004 तक पुतिन ने जुडिशरी, मीडिया, एलिट और मिलिट्री सब अपने कंट्रोल में अंडर ले लिया था। 2008 आते पुतिन के एज अ प्रेसिडेंट 2 टर्म्स हो चुके थे। एज पर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो तीसरे टर्म के पावर के लिए पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपने एक क्लोज दोस्त डिमिट्री मेदवेदेव को अपनी पोजीशन में प्लेस कर दिया, जो प्रेसिडेंट बने और पुतिन पीएम। सब जानते थे कि असल पावर कहाँ है और किसकी है। 2012 में फिर से एक बारी पुतिन प्रेसिडेंट बने। तब उन्होंने प्रेसिडेंट के जो टर्म हैं, जो साल हैं, वो 4 से 6 कर दिए, विच मीन्स नाउ ही वुड बी प्रेसिडेंट टिल 2018। 2018 के इलेक्शन जीत के वो 2024 तक दूसरे कंसेक्यूटिव टर्म्स तक भी प्रेसिडेंट बन सकते थे। लेकिन इस टर्म के बीच में ही 2020 में उन्होंने एक नेशनल वोट करवाया, जहां मांग की कि पुतिन के अब तक के बीते हुए प्रेसिडेंशियल ड्यूरेशन को 0 करार कर दिया जाए। 78% लोगों ने हामी भरी। पुतिन के पास्ट एंड करंट जो चलता हुआ प्रेसिडेंशियल ड्यूरेशन था 2024 तक, उसे 0 बना दिया गया। और इस तरह 2024 के बाद पुतिन 2 और टर्म्स 6-6 साल वाले एज अ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, विच इज टिल 2036 व्हेन ही वुड बी 84 years old। अर्बन यूथ, ब्लॉगर्स और जर्नलिस्ट ने इसे फ्रॉड एंड चीटिंग बोला। हजारों लोग मॉस्को में प्रोटेस्ट करने आए, लेकिन पुतिन तैयार थे। उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को वेस्टर्न एजेंट्स बुलाया और कहा कि ये लोग मेरे नहीं, रशिया के अगेंस्ट हैं, और ऐसे कई रशियंस उनके साथ हो गए। चैप्टर 5, द वॉर। पुतिन की रशिया अब पोस्ट वॉर रिकवरी में नहीं, एक मिशन पे थी, जो था पुतिन का आइडिया ऑफ हिज कंट्री ऑन पाथ टू ग्लोरी। लेकिन इस दौर के ज्योग्राफिकल क्राइसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। दुनिया में उथल पुथल थी, जैसे 2014 यूक्रेन पे पहली स्ट्राइक। यूक्रेन ने बस हाल ही में अपना प्रो रशिया प्रेसिडेंट हटाया था, जो पुतिन को बिट्रेयल की तरह लगा। ऐसे एक नॉन मिलिट्री स्पेशल फोर्स क्राइमिया गई, बिना किसी कंट्री फ्लैग के, बिना ऑफिशियल मिलिट्री, जिन्होंने क्राइमिया के की बिल्डिंग्स कैप्चर किए, जैसे पार्लियामेंट, एयरपोर्ट, टीवी स्टेशन एंड आर्मी एंड मिलिट्री बेसिस। कुछ ही दिनों में ये रीजन रशिया के कंट्रोल में आ गया। एज पर रशिया, वहाँ रेफरेंडम हुआ, यानी वोटिंग बाय पीपल, जिन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं। ये रेफरेंडम क्रिटिक्स फेक और रिग्ड बुलाने लगे। जिस सीक्रेट फोर्स ने क्राइमिया को कैप्चर किया था, उसे पॉपुलरली लिटिल ग्रीन मैन बुलाया गया। बाद में पुतिन ने टीवी पे एडमिट किया कि हाँ, वो मिलिट्री उन्हीं की थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने इस कैप्चर को इलीगल बताया। वेस्ट ने मॉस्को से अपने डिप्लोमेटिक टाइज कट किए, लेकिन रशिया में पुतिन अब हीरो थे और क्राइमिया रशिया के कब्जे में।
दूसरी ओर 2015 में सीरिया सिविल वॉर से घिरा हुआ था। जनता प्रेसिडेंट बशर अल असद के अगेंस्ट आवाज उठा रही थी, डेमोक्रेसी की मांग कर रही थी। आइसिस इस्लामिक स्टेट उठी और उसने सीरिया और इराक के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया। फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया आइसिस से लड़ने के लिए, और रशिया, उसने एंटर तो किया लेकिन आइसिस से लड़ने के लिए नहीं, अपने एलाई के लिए, बशर अल असद, उसको रेस्क्यू करने के लिए। और ये करके रशिया ने दुनिया को बता दिया कि वो अपने एलाइज को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, मझधार में छोड़ते नहीं। एंड विद दैट Putin sent a message to the world that Russia was back, ruthless, loyal and unapologetic. फिर आया रशिया का आज तक का चलने वाला इन्वेजन। 24 फरवरी 2022 यूक्रेन, टैंक्स रोल हुए, कीव में मिसाइल्स गिरे और दुनिया एक फुल स्केल वॉर को देखते उठी। क्यों? क्योंकि पुतिन को दिख रहा था कि यूक्रेन वेस्ट की ओर झुक रहा है, उनके टाइज यस और बाकी ईयू के देशों के साथ बढ़ रहे हैं और वो यूक्रेन के लिए नेटो मेंबरशिप कंसिडर कर रहे हैं। नेटो रशिया के बॉर्डर पे ये रशिया के लिए एक थ्रेट था, स्पेशली क्योंकि नेटो मिलिट्री अलायंस फॉर्म ही सोवियत पावर को काउंटर करने के लिए हुई थी। पुतिन के लिए रशिया के इर्द गिर्द नेटो एक रेड लाइन थी। पुतिन के हिसाब से यूक्रेन को रशिया के साथ मिलकर रहना चाहिए। वो अब वेस्ट के अम्ब्रेला में मूव होना चाह रहा था। He could not afford NATO on his doorstep, hence the war. इस वॉर पे दुनिया का क्या रिस्पॉन्स रहा? रशिया के बैंक्स, ऑयल और ट्रेड पे सैंक्शंस लगे, यूक्रेन को वेपन और एड सप्लाई हुए, रशिया कट ऑफ हुआ डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। दुनिया इस इन्वेजन को कोस रही थी। रशिया के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया चुप करवाए, सोशल मीडिया ब्लॉक हुए, प्रोटेस्ट करते लोग कैद हुए। पुतिन और रशिया हिला नहीं, खड़े रहे, स्ट्रॉन्ग, लड़ते रहे। रशिया ने अडेप्ट किया, इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर हुई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस किया, चाइना और इंडिया जैसे नए ट्रेड ऑल्टरनेटिव ढूंढे और 2024 में उनकी जीडीपी ने रिकवरी और ग्रोथ के साइंस दिखाए। समय बीता, रशिया टूटा नहीं, ना ही इकोनॉमिकली, ना ही मिलिटरीली और ना ही साइकोलॉजिकली। फिर वेस्ट रशिया से डिप्लोमेसी की बातें करने लगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाथ बढ़ाया, पुतिन से बातचीत का, फोन पे और अलास्का में मिलने के लिए बुलाया। सब कुछ बदल गया, सीज फायर नहीं हुई, अटैक्स जारी रहे। ट्रंप ने कुछ ज्यादा कहा नहीं और वॉर चलती रही और अब भी चल रही है। अभी अगस्त 2025 में 20% यूक्रेन, मोस्टली ईस्ट एंड साउथ, रशिया के कंट्रोल में है। कब होगा इसका अंत सिर्फ पुतिन ही जानते हैं, जो अपने देश की सीमा सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं, जो किसी के दबाव में आते नहीं, जो अकेले खड़े रहने से डरते नहीं। हाँ, पुतिन, एक्स KGB स्पाई एंड अ प्रेसिडेंट इन कंटिन्यूएशन। यह है कहानी व्लादिमीर पुतिन की, फ्रॉम द रूइंस ऑफ वर्ल्ड वॉर II टू बीइंग द पावरफुल प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं आप? किसकी सुनेंगे वो? कब बंद करेंगे वो ये जंग? और क्या वो प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और के लिए कभी खाली करेंगे? बताएं आप मुझे ये सब कमेंट्स में। चलिए, इन्हीं सवालों के साथ मैं आज आपसे इजाजत लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।